दोस्तों नमस्कार। जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य को यह भरोसा दिलाएं कि अब उस राज्य की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, तो जाहिर है उस राज्य के लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। उन्हें यह लगने लगेगा कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब प्रधानमंत्री देखेंगे उनके राज्य को, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और कर्नाटक में ऐसा ही वादा प्रधानमंत्री ने कई सभाओं में किया, कई रैलियों में किया, और लोगों में उम्मीद जागी, भरोसा जागा कि अब प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं राज्य की, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। इन्हीं बातों का जिक्र बरस भर पहले मणिपुर में जाकर प्रधानमंत्री ने किया था। उस वक्त उन्होंने मणिपुर के लोगों से और वहां के युवाओं से यह वादा किया था, यह जिम्मेदारी ली थी, अब यहां पर शांति आएगी, अब मणिपुर विकास की राह को पकड़ेगा। और जिस कार्यक्रम के तहत बीजेपी डबल इंजन की सरकार काम करती है, उसमें मणिपुर का समूचा भविष्य अगले 25 वर्षों में चकाचौंध तले आ जाएगा, कुछ इसी अंदाज में कहा गया था। लेकिन उसी मणिपुर में 50 से ज्यादा मौतें हो गई, 6 जिले हिंसा से प्रभावित हो गए। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया और वहां के चीफ सेक्रेटरी को बदलना पड़ा। नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति भी हो गई। और इन सब के बीच सवाल लगातार उलझा रहा कि जब इतनी बड़ी तादाद में हिंसा हो रही है, जहां पर 25,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और कितने लोगों का पलायन हो गया है, कोई असम चला गया, कोई किसी दूसरे जिले में चला गया, कोई किसी राज्य में छुप गया, इन परिस्थितियों के बीच भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी मणिपुर को लेकर नहीं कहा, क्योंकि वह कर्नाटक के चुनाव प्रचार में घुस चुके थे और इस हद तक घुस चुके थे कि वो वादा कर रहे थे कि अब कर्नाटक की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री लेंगे। प्रधानमंत्री ने ऐसा ही जिक्र जम्मू कश्मीर में किया था। जब धारा 370 हटी, तो उसके बाद जिन सभाओं को जम्मू कश्मीर में कहा और बोला गया और पार्लियामेंट के भीतर जो कहा गया, उसमें आतंकवाद को खत्म करना और अब किसी भी जवान के शहीद होने की स्थिति नहीं आएगी। इन परिस्थितियों के बावजूद भी जब कर्नाटक में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर में राजौरी के इलाके में 5 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने खामोशी बरती, क्योंकि वह कर्नाटक चुनाव में घुस चुके थे। हरियाणा के भीतर से किसान और पंचायत और खाप चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और आज ही झड़प भी हो गई पुलिस से। जहां पर बैरिकेड लगे थे, वह अपनी बच्चियों से मिलना चाहते थे और लगभग 16 जिलों से अलग अलग तरीके से बीते 36 घंटों के भीतर दिल्ली के जंतर मंतर पे उन महिला पहलवानों को ढांढस बनाने, उनके संघर्ष में साथ खड़ा होने के लिए हरियाणा से निकलकर लोग यहां आ रहे हैं। लेकिन चाहे वो 2015 में दिया गया नारा हो बेटी बचाओ का, जो प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पानीपत में ही दिया था, या फिर चुनाव के वक्त जो उन्होंने भरोसा दिला था कि दरअसल अब हरियाणा में जब डबल इंजन की सरकार होगी तो यहां पर लोगों के सामने कोई मुश्किल नहीं होगी, और इस बात का खास तौर से उन्होंने महिलाओं को लेकर जिक्र किया था कि अब उन्हें कोई मुश्किल होगी नहीं। और जब पदक जीतते चले गए खिलाड़ी, तो फिर पीठ भी प्रधानमंत्री ने ठोकी। लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द जंतर मंतर पर बैठी उन महिला पहलवानों के बारे में नहीं कहा, और जो हरियाणा से चलकर दिल्ली लगातार पहुंच रही महिलाएं और जो पुरुष भी हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा तो कर्नाटक के लोगों से कहा, और कर्नाटक के लोगों से जो कहा, हमें लगता है पहले इसे आप सुन लीजिए। कर्नाटका के लोगों के लिए ये चुनाव इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए है। पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है,
आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री ने दो बातों का खुलकर जिक्र किया। एक तो जिम्मेदारी ली और दूसरी तरफ बताया कि कर्नाटक चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए वो क्या कुछ करेंगे। तो हमें लगा जहां जहां बीजेपी की सरकार है और सबसे लंबे वक्त से सरकार तो मध्य प्रदेश में है, वहां का कच्चा चिट्ठा आपको बताया जाए, या फिर हरियाणा का ही कच्चा चिट्ठा बताया जाए, या फिर बीजेपी जहां भी सत्ता में है वहां की स्थिति क्या है आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर, यह कच्चा चिट्ठा आपको जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक क्षण के लिए प्रधानमंत्री जब चुनाव प्रचार में जुटते हैं तो फिर वह जुट ही जाते हैं, वो दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यही वजह है कि मणिपुर पर उन्होंने खामोशी बरती, ये जानते समझते हुए कि उन्होंने मणिपुर के लोगों से कहा था कि आप हमें जिताइए, उसके बाद यहां शांति स्थापित होगी। और इस बात का जिक्र उन्होंने बरस पर पहले फरवरी 2022 में किस रूप में कहा था, एक क्षण के लिए जरा उसे भी सुन लीजिए। मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। लेकिन यही मणिपुर जल रहा है। यहां की स्थितियां इतनी नाजुक है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना पड़ा कि बीते 48 घंटों में कोई हिंसा नहीं हुई है, चीफ सेक्रेटरी हमने बदल दिया है और अब स्थिति अनुकूल हो जाएगी। लेकिन आरक्षण को लेकर अभी चर्चा मत कीजिए, बाद में कीजिएगा क्योंकि स्थिति नाजुक है। तो तय हुआ कि अब 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। लेकिन जरा परिस्थिति को समझिए, जब मणिपुर गए थे और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए तो मणिपुर की 60 में से 37 सीटें बीजेपी ने जीत ली। और उसके साथ बीजेपी को समर्थन देने के लिए कौन खड़े हुए? मौजूदा वक्त में जो टकरा रहे हैं मणिपुर के भीतर, वो शायद एक तरफ अगर मैतई हैं जिनको आदिवासी वहां नहीं माना जाता है लेकिन वो आदिवासी का दर्जा चाहते हैं, दूसरी तरफ नगा और कुकी हैं। जो जनजाति आदिवासी है वो उसमें ज्यादातर ईसाइयों की तादाद है और इनके जरिए जो पॉलिटिकल पार्टी भी बनी मणिपुर के भीतर में, उसमें नगा पीपुल्स फ्रंट जिसके 5 विधायक हैं वो समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं। कुकी पीपुल्स अलायंस उसके 2 विधायक हैं, समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं। और नई परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती क्योंकि वह कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थे। जबकि स्थितियां कितनी नाजुक हो सकती हैं या है, यह इस बात से भी समझिए, अगर राजनीतिक तौर पर समझेंगे तो मैतई इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। वहां पर कुल मिलाके मणिपुर की जनसंख्या 35 लाख के लगभग की है और इतनी कम जनसंख्या को संभाल पाने में अगर वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो लगातार कह रही है कि हमारी नजर है और हम देख रहे हैं, और देश के गृह मंत्री ने एक रैली वहां पर रोक भी दी, कहा कि मैं जरा ध्यान दूं मणिपुर की तरफ, दोबारा अगले घंटे से वह रैली में घुस गए, रोड शो में घुस गए। किस तरह से डबल इंजन या किस तरीके से प्रधानमंत्री राज्यों की जिम्मेदारी लेते हैं उसकी यह एक तस्वीर भरा है। क्योंकि इस तस्वीर के आगे की तस्वीर इस दौर में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर नहीं बल्कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी परिस्थिति को परखना शुरू कीजिएगा तो पहली बार इसी दौर में विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस के विदेश मंत्री ने कह दिया अब हम रुपए में कोई डील नहीं करेंगे। यानी जो अभी तक रुपए को एक बड़ी करेंसी के तौर पर भारत देखना चाहता था और रूस के साथ इस दौर में जो लगातार इंपोर्ट बढ़ता चला गया और स्थिति इतनी बड़ी हो गई कि जिस तेल का हम आयात 1% करते थे यूक्रेन युद्ध से पहले, आज की तारीख में 36% करते हैं। और इस वक्त
रूस के विदेश मंत्री जब गोवा में एससीओ में, जो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बैठक में जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि हमारे पास तो रुपया भर गया है, बैंकों में भरा पड़ा है, अब हम इसका क्या करेंगे हमें समझ नहीं आता है, और इसकी तादाद लगभग 3, साढ़े 3, 4 लाख करोड़ तक हो चली है, तो इसका हम किस रूप में करेंगे, करेंसी में दूसरी करेंसी से कैसे कन्वर्ट करेंगे हमें नहीं पता है, तो अब हम रुपए में आदान प्रदान नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौर में नई स्थिति को लेकर अभी चिंता व्यक्त नहीं की है। लेकिन सवाल है, जब चुनाव प्रचार हो रहा होता है तो क्या ऐसे में जिन राज्यों में डबल इंजन है और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में जो कुछ हो रहा हो वो जिम्मेदारी किसकी होगी? उसमें केंद्र की जिम्मेदारी नहीं होगी? क्या यह माना जाए कि सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी होगी? और राज्य फेडरल स्ट्रक्चर के तहत उसके जो अधिकार हैं उसी के तहत अगर वो काम कर रहा है तो फिर केंद्र जिम्मेदारी क्यों ले? तो ऐसे में डबल इंजन का मतलब क्या है? और जब प्रधानमंत्री जाकर कहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जो जिम्मेदारी उन्होंने मणिपुर में हिंसा ना होने को लेकर ली और पीस शब्द का जिक्र किया, यानी शांति होगी, जिस बात का जिक्र जम्मू कश्मीर में जवानों के अब शहीद ना होने का जिक्र किया गया, आतंकवाद खत्म होने का जिक्र किया गया, जबकि बीते एक हफ्ते में आतंकवादियों से लगातार मुठभेड़ जारी है, हरियाणा की बच्चियों को जो वादा किया, और इस तारीख के भीतर में जब आप घुसेंगे तब आपको इस देश में डबल इंजन की सरकार का मतलब समझ में आने लगेगा, क्योंकि हरियाणा में, इस देश में जो बेरोजगारी दर है उससे 3 गुने से ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। और जिस कर्नाटक में प्रधानमंत्री वादा कर रहे हैं नंबर 1 बनाने का, तो इससे पहले की सरकार ने क्या किया, यह सिर्फ इस रूप में समझिए कि वहां पर जो मजदूर होते हैं 15 बरस से लेकर 24 बरस के बीच में, CMIE का एक डाटा है जो बताता है कि जिस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी उस वक्त वहां पर जो लेबर पार्टिसिपेशन था, यानी काम काज में जो वहां के 15 से 24 बरस के युवाओं को काम मिलता था, वह लगभग वहां पर 24% था, जो इस वक्त घटकर 13% हो गया है। उस वक्त जब सरकार नहीं थी उस वक्त जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो तकरीबन 19-20% था, आज की तारीख में यह घटकर 10% आ गया है। स्थितियां नाजुक ऐसे ही नहीं हुई हैं। कर्नाटक के भीतर जिले दर जिले देखिएगा तो कितनी गरीबी है। अगर आप टॉप मोस्ट 6-7 जिलों का जिक्र हम आपसे कर दें तो यादगीर लगभग 42% गरीब है यहां पर, रायचूर यहां पर 32% गरीब हैं, कोप्पल में लगभग 25% गरीब हैं, बेल्लारी में लगभग 23% गरीब हैं, बीजापुर में 22.5% गरीब हैं, गुलबर्ग में लगभग 22% गरीब हैं। ये किन बातों का जिक्र हो रहा है? और जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो मान लीजिए कहा गया प्रधानमंत्री के भाषण में ही कि हम यहां पर तो बहुत कम वक्त से हैं, पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, सही है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी गरीबी और मुफलिसी दूर नहीं हुई, लेकिन एक क्षण के लिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को देखिए। मध्य प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा वक्त में एक उड़ीसा की सरकार है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार है जो 1.5 दशक से ज्यादा के वक्त से बनी हुई है। बावजूद इसके कौन सी स्थिति है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश इस देश के उन राज्यों में शुमारी है जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है, और यह डाटा जो हम आपको बतला रहे हैं यह नीति आयोग का डाटा है जो बताता है कि मल्टी डायमेंशनली गरीबी क्या होती है। भोजन नहीं मिलना, न्यूट्रिशन नहीं मिलना, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। अगर सिर्फ मध्य प्रदेश का ही आप जिक्र कर लीजिए तो हम आपको टॉप के 10 जिले बचा देते हैं। इन 10 जिलों में हर दूसरा शख्स या हर पहला शख्स इस स्थिति में गरीबी है। पहले शख्स का मतलब होता है अलीराजपुर और झाबुआ, जहां पर लगभग 70% से ज्यादा गरीब लोग हैं, और बड़वानी में 60%, 61%, डिंडोरी में 56%, यानी हर दूसरे शख्स से आगे की स्थिति है ये। सिंधी में 53%, सिंगरौली में 52%, श्योपुर में 50%, छतरपुर में 50%, मांडला में 48%। यह एक स्थिति, और कल्पना आप कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल और इंदौर ही है, 2 ही ऐसे जिले हैं जिनकी पहचान हर 5वां शख्स गरीब है, और ये वहां की उन्नति है, ये वहां का विकास है, ये वहां का डबल इंजन है जिसकी जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के लोगों से कहकर भी ली थी, हम हैं और डबल इंजन की सरकार है तो कोई गम होना नहीं चाहिए। अगर अलग अलग एस्पेक्ट में बीजेपी शासित राज्यों के भीतर ही झांकना शुरू करेंगे, वो कोई भी राज्य हो सकता है जो आपके जहन में आता हो, आप महाराष्ट्र को भी ले सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश को भी ले सकते हैं, जहां पर भी जो परिस्थितियां हैं उसमें कौन सी परिस्थिति आपका सवाल हो सकता है। स्थिति नाजुक तो बिहार की भी है, झारखंड की भी है, उड़ीसा की भी है, बंगाल की भी है, यकीनी तौर पर है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब डबल इंजन और प्रधानमंत्री का खुद का वादा कि हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो फिर उस जिम्मेदारी के अक्स तले उन परिस्थितियों को देखना होगा, क्या वाकई इस देश के भीतर में जिसकी सरकार केंद्र में हो और जिसकी राज्य में हो, इसका लाभ वहां के लोगों को मिलता है, या फिर वहां के पैसा जो है वो दिल्ली चला जाता है और एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को इससे लाभालाभ होता है। ये कौन सी स्थिति है? क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, हमें लगता है कि अगर आप ध्यान दीजिए तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन 3 राज्यों के परिस्थिति के भीतर में जो डेवलपमेंट बीते 9 बरस लीजिए, क्योंकि 2014 के बाद से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उसका जो डेवलपमेंट ग्रोथ आप देखेंगे इस देश की तुलना में, यानी देश का जो ग्रोथ है और इन 3 राज्यों का अगर हम ग्रोथ आपके सामने एक क्षण के लिए जिक्र करें तो वह देश के ग्रोथ से भी आधे में आके खड़ा हो जाता है। गुजरात का ग्रोथ जरूर बेहतर है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन गुजरात मॉडल के भीतर के इतने घाव हैं जिसमें महसूस ये होता है कि दरअसल ये कौन सा मॉडल है, क्योंकि वहां की इकोनॉमी नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर सबसे ज्यादा महिलाएं किसी राज्य से गायब हो गई तो वो गुजरात ही नंबर 1 में आकर खड़ा हो जाता है। अलग अलग डाटे के तहत अलग अलग परिस्थितियों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा में, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। वो कांग्रेस की सत्ता, इससे इनकार नहीं है, लेकिन फिर वही सवाल, नंबर 1 पर कौन खड़ा है? अब जब इन परिस्थितियों से देश के भीतर की इकोनॉमी और बाहर की इकोनॉमी का जब आप आकलन करना शुरू करेंगे तो 3 सवाल आपके जहन में तुरंत आएंगे। पहला सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जो बीजेपी शासित राज्यों के हर तीसरा शख्स, यानी तीसरे शख्स का मतलब है लगभग 33% गरीबी वहां पर होगी। उसकी तादाद में कितने जिले आते हैं आपको जान के हैरत होगी। लगभग 52 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में जिनकी शुमारी होती है, वहां पर यह गरीबी रेंगती है। तो आगे कैसे बढ़ाया जाए? हरियाणा का जो विदेशी निवेश था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वह एक झटके में कम हो गया, उसकी अपनी रैंकिंग नीचे चली गई। वहां पर किसकी सरकार है? तो क्या कर्नाटक को लेकर जो वादा किया गया, कर्नाटक को लेकर जिन बातों का जिक्र किया गया, और कर्नाटक में जिन बातों का जिक्र करते समय जब आंखें मूंद ली गई, कान बंद कर दिए गए, मणिपुर को लेकर, हरियाणा को लेकर, दिल्ली के जंतर मंतर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, तो क्या यह माना जाए कि दरअसल ये स्थिति इस देश के भीतर चुनाव की ऐसी ही होती है, जहां पर सीधा संवाद प्रधानमंत्री का अगर जनता के साथ है तो सिर्फ वही संवाद वो सुनते हैं, या उनका संवाद इस देश के अलग अलग हिस्सों से भी निकल कर आता है? या ये मान लिया गया कि दरअसल वो तो नॉर्थ ईस्ट है, जो जल रहा है तो जले। कल्पना की जा सकती है 50,000 के लगभग लोग अलग अलग परिस्थिति में फंसे हुए हैं, जो बेघर हो गए, जो कैंपों में रह रहे हैं, जो दूसरे राज्य में चले गए। ऐसी स्थिति हो सकती है क्या? और इसके ठीक उलट भारत की इकोनॉमी के भीतर अगर झांकिएगा तो इस परिस्थिति में आकर एक क्षण के लिए आप चौंक जाइएगा। जो नया डाटा निकल कर आ रहा है उसमें बहुत साफ तौर पर पहला संदेश यही निकलता है कि भारत में तो इस दौर में जनगणना भी नहीं हुई है, तो भारत सरकार किस डाटा के तहत इस देश में वेलफेयर स्कीम चलाती है उसे तो कुछ पता ही नहीं है। यानी कोई डाटा ही नहीं होगा इस देश के लोगों का, तो आप कोई काम कैसे कर रहे होंगे? आपको पता ही नहीं होगा कि कर्नाटक की जनसंख्या के भीतर कितने लोग अब बीपीएल में आते हैं, कितने लोग लोअर मिडिल क्लास में। आपको नहीं जानकारी होगी कि किसानों में जो सीमांत किसान हैं उनकी कितनी तादाद है, जो छोटे किसान हैं उनकी कितनी तादाद है, कितने किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है। कोई गिनती नहीं। 2021 में जो पूरा हो जाना था थमा हुआ है, रुका हुआ है। तो इस देश के प्रोग्रेस को लेकर कैसे आगे बढ़े और कौन आगे बढ़े?
यह नया सवाल नहीं है, यह तो लगातार सवाल चल रहा है। और इन परिस्थितियों के बीच हम एक दो हिस्सा आपके सामने रखते हैं जिससे आप और चीजों को समझ पाएंगे। मसलन इस देश के भीतर में भूख और भूख से जुड़ी मुश्किलें की कतार बड़ी लंबी है, और दुनिया के मानचित्र पर जब यूनाइटेड नेशन भी अध्ययन करता है तो भारत की भूख पर वो ध्यान देता है। और भारत में जो भोजन प्रतिदिन कितने ग्राम लोग खाते हैं, यह भी दरअसल सेंसस से पता चलता है। 11-12 में 2011-12 के सेंसस में पता चला था कि ग्रामीण इलाकों में 148 ग्राम खाते हैं और शहरी इलाकों में 186 ग्राम प्रतिदिन खाते हैं, और एवरेज वो 167 ग्राम होता है, और अवेबिलिटी जो है इस देश के भीतर में वह 289 ग्राम की है। मौजूदा वक्त में कितनी अवेबिलिटी है, यानी कितनी उपलब्धता है, यह तो पता है, लेकिन ग्रामीणों की क्या स्थिति है, नाजुक तो नहीं हो गई है? शहरों की क्या स्थिति है, नाजुक तो नहीं हो गई है? हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो जब कोई डाटा ही नहीं है तो इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों की जो बदहाली होगी उसका जिक्र हम जानबूझ के इसलिए आपसे कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के भीतर ही हमने जब ग्रामीण इलाकों को परखना शुरू किया तो जानकारी मिली कि यादगीर में 48% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, रायचूर में 40% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, गुलबर्ग में 28% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, कोप्पल में 27%, बगलकोट में 25%। यह स्थिति है गरीबी को लेकर। अगर यह परिस्थिति इस देश के भीतर में है तो दूसरा सवाल, जब हम कह रहे थे कि चुनाव प्रचार में जब आप रहते हैं आप देश दुनिया की खबर ही नहीं लेते हैं, और शायद इसीलिए जब रूस के विदेश मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि अब हम रुपए में आपसे कोई धंधा नहीं करेंगे, यहां तक कि चीनी मुद्रा, चीन की करेंसी युआन चल जाएगी लेकिन आपका नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक जानकारी दी, हमारे पास 40 अरब डॉलर रुपया पड़ा हुआ है बैंकों में, इसका हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको दूसरी करेंसी से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा युद्ध चल रहा है यूक्रेन से। अब आप इस परिकल्पना में आइए कि 40 अरब डॉलर का मतलब है 3,27,218 करोड़ रुपया, इतना उनके पास पड़ा हुआ है रुपया जो कैश के तौर पर है। और भारत रूस से तेल बड़ी तादाद में खरीदता है। आपको जानकर यहां हैरत होगी कि तेल के साथ साथ हथियार और साजो सामान भी सप्लाई जो होता था वो रुका हुआ इसलिए है क्योंकि यूएस ने प्रतिबंध लगाया है कि जो रूस को जो पेमेंट करने का जो भारत का मैकेनिज्म है उस पर वह अभी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो वह भी नहीं चल पा रहा है। और इसको इस रूप में और समझिए कि जब हम रशिया से तेल लगभग 36% मंगा रहे हैं, हर दिन जो तेल आता है वो ओपेक कंट्री से इससे पहले जो आता था वह भी घट गया, वो 72% से 46% पर आ गया। यहां रशिया से 1 से 36 पर चला गया। इसलिए चला गया क्योंकि दुनिया के बाजार में जो तेल की कीमत है उससे 30% ज्यादा सस्ते में रूस तेल दे रहा है, और हम उस तेल की सफाई करके यूरोप को बेच रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए हैं। इसका असर यह है कि प्रतिदिन ओपेक कंट्री से 2.1 मिलियन बैरल तेल आता है और रशिया से 1.6 बैरल तेल आता है, हमारे यहाँ मिलियन बैरल तेल आता है, यानी टोटल 4.6 मिलियन बैरल हर दिन आता है। उसमें डेली स्थिति यह है। अब यहां पर जो असली सवाल है, अगर यह युद्ध ना हो रहा होता तो भारत की इकोनॉमी संभलती कैसे? सस्ते में तेल आज दुनिया के बाजार में $75 प्रति बैरल तेल है, लेकिन भारत के बाजार में तेल की कीमत कम नहीं हुई है। उसका लाभ सरकार अपनी इकोनॉमी को संभालने में लगा रही है, और अपनी इकोनॉमी को संभालने का मतलब होता है कि अपने तरीके से चीजों को चलाना, जिसमें राजनीति महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में एक आखिरी बात, चाहे वो फोर्ब्स हो चाहे इकोनॉमिस्ट हो, उसने जानकारी दी कि भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म जो है जबरदस्त है। 10वें नंबर पर भारत का है। भारत की जीडीपी का 8% हिस्सा जो है वह क्रोनी कैपिटलिज्म के दायरे में आता है। चीन के भीतर में यह 21वीं पोजीशन है उसकी, वो 2.5% है जीडीपी का। अमेरिका में 2%, और सबसे ज्यादा क्रोनी कैपिटलिज्म कहीं है तो वो रशिया में है। उसी रशिया में जिसके साथ हमारे अब आर्थिक संबंध इसलिए है कि वो हमारी इकोनॉमी को संभाल रहा है। और पहली बार रूस की 3 कंपनियों ने भी एफपीआई के लिए जो सेबी के साथ समझौता किया है कि वह शेयर बाजार में अब पैसा लगाएंगे, यह इकोनॉमी को संभालने की एक परिस्थिति है। लेकिन आखिरी बात जहन में जरूर रखिए,
जब चुनाव हो रहा होता है तो सिर्फ चुनाव होता है, और जब चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होते हैं तो सिर्फ भाषण देते हैं, वो नहीं देखते हैं इस देश में और क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।